हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत, आपका स्वागत आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हीट क्या होती है। हमने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देखा था कि टेम्परेचर क्या होता है। इसके बाद हमने ये देखा था, ये ऑब्जर्व किया था कि जो आपका टेम्परेचर है यानी तापमान है, उसको मापने के लिए हम तापमापी यानी थर्मामीटर का यूज करते हैं, जिसमें हमने आपका जो डॉक्टरी थर्मामीटर यानी क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसके बारे में समझा था, और जो आपका लेबोरेटरी या प्रयोगशाला तापमापी होता है इसके बारे में हमने समझा। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, उसमें किंक लगा होता है। बेसिकली वो क्यों लगा होता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, उसका बल्ब आप अपने मुंह में जीभ के नीचे रखते हैं, उसे थोड़ी देर तक मुंह के अंदर रखते हैं, फिर बाहर निकालते हैं और बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं यानी शरीर का तापमान मापते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, जब आप उसमें मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसे आप बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल। तो अगर उसमें या जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें किंक नहीं होगा तो जो थर्मामीटर का जो मेजरमेंट है या जो रीडिंग है वो नीचे हो जाए। यही कारण है कि जो आपके क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उसमें किंक बना हो। अब अगर हम बात करें थर्मामीटर की, तो हम ये जानते हैं कि जो थर्मामीटर होता है उसमें मर्क्यूरी होता है यानी पारा होता है, जो क्या करता है, टेम्परेचर के कारण एक्सपेंड होता है और हमें मेजरमेंट देता है। अब अगर हम मरकरी की बात करें, पारे की बात करें, तो पारा जो है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? टॉक्सिक। तो जिस कारण ये अगर बाई चांस टूट गया या कुछ हो गया तो इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके जगह आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, डिजिटल तापमापी का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें डिजिटल थर्मामीटर या डिजिटल तापमापी की, तो कुछ इस तरीके का होता है। इसका जो आगे का बल्ब होता है इसे हम अपने मुंह में जीभ के नीचे रखते हैं, थोड़े देर इसे लगा के रखते हैं, फिर हम इसका जो टेम्परेचर है या तापमान है हमें यहाँ पे डिजिटली या डिजिटल फॉर्म में हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometer, यानी तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। क्यों है चिंताएं? इसलिए है क्योंकि मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। क्योंकि मरकरी कैसा है? एक विषाक्त पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? टॉक्सिक सब्सटेंस। एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मामीटर ब्रेक, और इसे जो है हटाना मुश्किल हो जाता है अगर थर्मामीटर टूट जाए। These days digital thermometer are available which do not use mercury। और आजकल कैसे थर्मामीटर आते हैं? आजकल डिजिटल थर्मामीटर आते हैं, जिसमें क्या होता है, मरकरी यानी कि पारे का उपयोग नहीं किया जाता। और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। अब आपका अगला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। यानी ऊष्मा यानी हीट किस तरीके से स्थानांतरित होती है एक जगह से दूसरी जगह या एक पोजीशन से एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाती। तो इसको समझने के लिए हम एक जो एग्जाम्पल लेते। बेसिकली आपने देखा होगा, आप घरों में ये देखते हैं कि जो आपका घर में चूल्हा होता है, जैसे कि आपका गैस स्टोव हो गया या हीटर हो गया, तो अगर आप इसके ऊपर कोई बर्तन रखते हैं जो कि धातु का बना है, मेटल का बना है, जैसे कि आप इसमें कोई फ्राई पैन रखते हैं जिसके हैंडल पे प्लास्टिक नहीं लगा, तो अगर आप ऐसे बर्तन को गर्म करते हैं इस तरीके से, ठीक है, आप गर्म करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो उसका हैंडल है
क्योंकि वो मेटल का बना है, इसको जब आप टच करते हैं, छूते हैं, तो ये आपको गर्म महसूस हो। क्यों होता है महसूस? आप ये देख सकते हैं या ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपने बर्तन है, बर्तन का जो नीचे का हिस्सा है वो गर्म करने रखा, लेकिन इसका जो हैंडल है वो गर्म हो गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो हीट है यानी ऊष्मा है, वो इस बर्तन के जो नीचे का तल है या तला है, नीचे का जो हिस्सा है, इससे ये ऊपर ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफर होते होते ये हैंडल तक पहुंच रहा है। यही कारण होता है कि आपने देखा होगा कि जो आपके प्रेशर कुकर होता है या फ्राई पैन होता है, उसका जो हैंडल होता है उस पर प्लास्टिक लगा हो, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। क्यों होती है? ताकि जो खाना हम बना रहे हैं उस बर्तन में, तो जब हम खाना बना रहे होते हैं तो बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो अगर हम उसे पकड़े तो हमारा हाथ जले नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, जो मेटल है या धातु है उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, स्थानांतरित हो रही है, जिस कारण हैंडल गर्म हो सकता है। यही कारण है कि जो हैंडल होता है, हैंडल को हम प्लास्टिक का बना ताकि हम इसे पकड़। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझेंगे, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक की जो एक्टिविटी 4.6। आपको क्या करना है, एक लंबी सी रॉड लेनी है, मेटल की, धातु की एक रॉड लेनी है, या पतली सी कोई रॉड ले सकते हैं, मेटल की होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस रॉड को दो ईंटों के बीच में इस तरीके से रख दे। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से जो है वैक्स यानी मोम चिपका देना। अब आप जब पूरा अरेंजमेंट इस तरीके से कर देंगे तो आपको क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, मोमबत्ती लेनी है, उसे जलाना है और इसके एक सिरे पे इसको इस तरीके से रख दे। अब कुछ देर तक आपको इसको ऑब्जर्व करना है, इसका अवलोकन करना है। तो जब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, इसे देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद आपको ये दिखाई देगा कि जो सबसे पास यानी मोमबत्ती की लौ के जो सबसे पास वैक्स या मोम लगाया गया है वो नीचे पिघल के गिर। इसके थोड़े देर बाद जो इसके बाद या इसके बाद जो यहाँ पे यानी मोमबत्ती के जो सेकंड नियरेस्ट या दूसरा जो पास में मोम लगाया गया है वो पिघल गया, वो नीचे गिर गया। इसी तरीके से तीसरा पिघल गया, चौथा पिघल गया और कुछ समय बाद फिर पांचवा पिघल गया। यानी धीरे धीरे करके जो हमने यहाँ पे मोम चिपकाए हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके नीचे गिरते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। और हम ये देख सकते हैं कि ये दूरी के अकॉर्डिंग गिरे, यानी जो सबसे पास है वो सबसे पहले गिरा, उससे जो थोड़ा दूर है वो गिरा, फिर उससे थोड़ा और दूर है वो गिरा, ऐसे करके ये धीरे धीरे गिरने लगे। इससे हमें क्या समझ में है, बेसिकली अगर हम मोम की बात करें तो मोम कब गलता है, कब पिघलता है, जब हम उसे गर्म करते। यानी कि जो आपकी रॉड है, जो ये आपकी मेटल की रॉड है, धातु की जो रॉड है, ये गर्म हो रही, जिस कारण ये जो मोम है वो पिघल रहा। जैसे कि यहाँ पे हमने इसे गर्म किया, गर्म हुआ धीरे धीरे करके, इस पे गर्म, ये गर्म हुआ, पिघल गया, धीरे धीरे करके और गर्म हुआ, आगे गया, गर्मी जो है ऊष्मा आगे गई, ये गर्म हो गया, नीचे पिघल गया, धीरे धीरे करके ऊष्मा आगे गई, ये गर्म हुआ, पिघल गया, धीरे धीरे करके आगे गई ऊष्मा, ये गर्म हुआ, पिघल गया, आगे हीट हुआ, पिघल गया। यानी क्या हो रहा है, जो ये पूरी रॉड है ये धीरे धीरे करके गर्म होती जा रही है और जो गर्माहट है या जो ऊष्मा है वो एक छोर से दूसरी छोर की तरफ जा रही है, जिस कारण एक एक करके जो ये आपका मोम है वो पिघल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, फ्लो ऑफ हीट का, यानी ऊष्मा क्या कर रही है, इस मेटल की स्ट्रिप या इस धातु की जो पत्ती है या रॉड है उससे वो फ्लो कर रही है, बह रही है, ये ट्रैवल कर। अब अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, धातु की जो रॉड है, छड़ी है या स्ट्रिप है, उसका एक सिरा गर्म हो रहा है, धीरे धीरे करके वो जो गर्माहट है, ये वो ऊष्मा है, वो धीरे धीरे करके इसके दूसरे एंड या दूसरे छोर तक पहुंच रही है जो ठंडा है। तो ये जो प्रोसेस है हीट का, ये जो प्रक्रिया है ऊष्मा की,
जिससे वो गर्म हिस्से से या गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ जाता है। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन यानी चालन कहते हैं। यानी अगर हम बात करें किसी बर्तन की, ठीक है, कोई बर्तन आपने गैस स्टोव पे रखा है, उसमें आप खाना बना रहे हैं, उसके हैंडल गर्म हो गए, किसी कढ़ाई के हैंडल गर्म हो गए, किसी फ्राई पैन के हैंडल गर्म हो गए, तो वो किस कारण होता है? वो कंडक्शन के कारण। कंडक्शन के कारण जो ऊष्मा है वो गर्म सिरे से ठंडी सिरे की तरफ बहती है। यानी क्या होता है, जो ऊष्मा है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ स्थानांतरित होती है, दूसरी तरफ स्थानांतरित होती है। और इस तरीके का जो कंडक्शन जो ये प्रोसेस है, ये आपको ज्यादातर ठोस यानी सॉलिड्स में दिखाई दे। द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु में गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। In solids generally the heat is transferred by the process of conduction. यानी ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। यानी अगर हम बात करें ठोस की, तो मोस्टली आपको जो ऊष्मा जो चालन प्रक्रिया से बहती हुई दिखाई देती है या महसूस होती है, वो बेसिकली किसमें होता है? सॉलिड्स, यानी ठोस। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यही कारण होता है कि जो आपके बर्तन होते हैं, फ्राई पैन हो गया, आपका प्रेशर कुकर हो गया, इसमें क्या लगा होता है? प्लास्टिक का हैंडल, ताकि जब हम इसमें खाना बनाए या कुछ भी इसमें गर्म करते हैं, बनाते हैं और हमें इसको उठाना है, तो हम जो है इसे आसानी से उठा पाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका ये फ्राई पैन है या जो प्रेशर कुकर है, ये कैसा है? मेटल का बना है, धातु का बना है, सॉलिड है। और इसमें क्या हो रहा है? कंडक्शन यानी चालन प्रोसेस से, चालन पराक्रम से या प्रक्रिया से जो है ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, जिस कारण जब हम इसे उठाएंगे, गर्म बर्तन को उठाएंगे, तो इसका हैंडल गर्म हो सकता है। यही कारण है कि इसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना हो। अब हम अगली एक्टिविटी समझते हैं। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? एक बर्तन लेना है, आप कोई बीकर ले सकते हैं, उसमें गर्म पानी रख दो। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इस एक्टिविटी से? हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे पदार्थ है जिनसे कंडक्शन हो रहा है, जिसमें चालन प्रक्रिया दिखाई दे रही है, ऑब्जर्व हो रही है या महसूस हो रही है। अब हमने बीकर लिया, बीकर में गर्म पानी रख। अब आपको क्या करना है? इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, कुछ वस्तुएं रखनी है। जैसे कि आपने क्या किया, एक मेटल का स्केल लिया, वो रख दिया, एक पेंसिल ली, वो रखी, एक चम्मच लिया, उसे रख दिया, कंपास लिया, उसको रख दिया, ठीक है। उसको क्या किया? इस गर्म पानी में डुबो दिया, कुछ इस तरीके। कुछ टाइम तक आपने इसको इसमें रखा, ये पानी काफी तेज गर्म था। अब कुछ टाइम बाद आपको इन आर्टिकल्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को, इन वस्तुओं को निकालना है और ये देखना है कि कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी ठंडी। पहला है स्टील स्पून, यानी स्टील की चम्मच। पहला आर्टिकल आपकी स्टील की चम्मच है। अब आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि ये जो चम्मच है वो क्या की बनी है? मटीरियल विद विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ, यानी ये किस पदार्थ की बनी है, किस मैटर की बनी है। अब आपको ये भी बताना है, डज द अदर एंड गेट हॉट, यस और नो। उसका जो दूसरा सिरा है वो गर्म होता है या नहीं होता, ठीक है। पहला स्टील है, स्टील की चम्मच। अब स्टील की चम्मच क्या की बनी होती है? स्टील की बनी होती, तो आप यहाँ पे स्टील लिखेंगे। अब स्टील की चम्मच का हमने दूसरा सिरा छोड़ा, हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि इसका दूसरा सिरा गर्म। तो यहाँ पे यानी जो थर्ड आपका कॉलम है, यहाँ पे आप यस लिखें। नेक्स्ट पेंसिल। पेंसिल किसकी बनी है? वुड की, यानी लकड़ी की। क्या इसका दूसरा सिरा गर्म है?
नहीं, इसका दूसरा सिरा गर्म नहीं है। आप ये देखेंगे कि इसका जो दूसरा सिरा है वो आपको गर्म महसूस नहीं हो। नेक्स्ट है डिवाइडर। ठीक है, अब डिवाइडर जो है, डिवाइडर क्या का बना है? ये आपका स्टील का बना है। क्या इसका दूसरा सिरा गर्म हुआ? यस। नेक्स्ट है स्केल। स्केल हमने जो लिया है वो हमने एक मेटल का स्केल लिया है। ठीक है, तो सपोज जो स्केल है वो स्टील का बना है, क्योंकि क्या है, एक मेटल है। क्या इसका दूसरा सिरा गर्म हुआ? यस। अगर हम मेटल के स्केल की जगह प्लास्टिक का स्केल लेते हैं, सपोज हम प्लास्टिक का स्केल लेते हैं, तो क्या प्लास्टिक का स्केल का दूसरा सिरा गर्म होगा? नहीं हो। तो अब हम इस ऑब्जर्वेशन से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं? बेसिकली हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो वस्तुएं स्टील यानी जैसे कि मेटल है, स्टील क्या है आपकी? मेटल है। तो जो वस्तुएं मेटल की बनी है, चाहे वो आपका चम्मच है, डिवाइडर है, स्केल है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें कंडक्शन हो, चालन हो रहा, यानी इसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा सिरा है, वो गर्म हो। वहीं अगर हम बात करते हैं उन वस्तुओं की जो वुड प्लास्टिक से बने हैं, इनमें क्या हो रहा है, दूसरा सिरा गर्म नहीं हो रहा, यानी इनमें कंडक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही। आप ये देख सकते हैं कि जो पेंसिल होती है या आपका जो प्लास्टिक का स्केल है, ये सॉलिड है, ठोस है, लेकिन इसमें कंडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन वो वस्तुएं जो मेटल की बनी है, जैसे कि स्टील, आयरन यानी लोहा, इस्पात, ये सब चीजें जो है, ये क्या है, मेटल है, और इसमें क्या हो रहा है, कंडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो इससे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, थर्मल कंडक्टर, ऊष्मा का चालक, थर्मल इंसुलेटर। अब हम बात करते हैं कि थर्मल कंडक्टर कौन से हो। अगर हम थर्मल कंडक्टर या ऊष्मा का चालक की बात करते हैं, तो बेसिकली ये वो मटेरियल है, वो पदार्थ है जिनसे हीट यानी ऊष्मा आराम से पास हो जाती है, यानी जो अपने से आसानी से ऊष्मा को पास होने देते हैं, जो है आसानी से उससे फ्लो होने। जैसे कि आपके जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के या लोहे की चीजें। तो ये क्या है, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हीट पास हो जाती है, ऊष्मा जिनसे फ्लो कर ले, आसानी से फ्लो हो जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें तांबे की, ठीक है, तांबा हो गया, ये भी क्या है आपका एक थर्मल कंडक्टर का या ऊष्मा के चालक का एक उदाहरण है। यानी वो पदार्थ, वो वस्तुएं जिनसे हीट आसानी से यानी ऊष्मा आसानी से पास हो जाती है, फ्लो हो जाती है, ऐसे पदार्थों को, ऐसी वस्तुओं को हम थर्मल कंडक्टर या ऊष्मा का चालक कहते हैं। The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड यानी सोना, इसी तरीके से आपका स्टील हो गया, स्टील है, आयरन है यानी लोहा। तो ये क्या है, ये थर्मल कंडक्टर है यानी ऊष्मा के चालक। अब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी जो मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं, जो अपने से ऊष्मा को पास होने नहीं देते, हीट को ट्रांसफर होने नहीं देते। ऐसे मटेरियल्स को हम कुछ चालक या पुअर कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि अभी जब हम एक्टिविटी कर रहे थे, उसमें हमने क्या देखा था, प्लास्टिक हो गया,
वुड यानी लकड़ी होगी, ये क्या है? ऊष्मा के कुचालक यानी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो सब्सटेंस, वो पदार्थ, वो मटेरियल्स जो अपने से ऊष्मा को पास नहीं होने देते, जो अपने से हीट को पास होने नहीं देते, ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कुचालक यानी पुअर कंडक्टर। जैसे प्लास्टिक, वुड यानी लकड़ी, कपड़ा हो गया आपका। तो ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल है कुचालक। अब अगर हम बात करें पुअर कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी कहते हैं यानी ऊष्मारोधी भी कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें पानी की यानी वाटर की, एयर की यानी वायु की, तो ये भी क्या है? ये भी कुचालक है, क्योंकि इनसे ऊष्मा जो है वो फ्लो नहीं करती है, हीट इससे फ्लो नहीं होती। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat। यानी जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं, उन्हें कुचालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सच एज प्लास्टिक एंड वुड, जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी। पुअर कंडक्टर आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर, यानी कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर, यानी जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तो आपके जो ऊष्मा के कुचालक है वो कौन कौन से हैं? आपके प्लास्टिक हो गया, लकड़ी होगी, पानी हो गया आपका, ठीक है, वायु यानी एयर हो गया। तो ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ऊष्मा के कुचालक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्मल इंसुलेटर, यानी जो आपके ऊष्मारोधी या पुअर कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि वुड यानी लकड़ी, प्लास्टिक, फोम। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। क्योंकि आपका जो प्लास्टिक होता है वो क्या है? थर्मल इंसुलेटर है, ऊष्मारोधी है। यही कारण है कि हम इसका उपयोग बर्तनों के हैंडल में करते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये भी आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट जो है प्रक्रिया है हीट ट्रांसफर की, ऊष्मा के जो है फ्लो की या ट्रांसफर की, स्थानांतरण की। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे। आपको क्या करना है? एक जो है आपको फ्लास्क ले, उसमें आपको पानी भरना है। अब आप क्या करेंगे? एक ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे और बर्नर, और इस तरीके से आप ट्राइपॉड स्टैंड को बर्नर के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। और फिर ऊपर से आपको जो फ्लास्क है उसे रखना है जिसमें आपने पानी को भरा। अब आपको बर्नर को ऑन कर दें। अब क्या करना है? आपको पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल लेने हैं और इसमें डाल दें। अब जैसे ही आप पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल इसमें डालते हैं, कुछ समय बाद आपको जो है पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, इस तरीके से ऊपर आते हुए दिखाई देता है। और कुछ वो इस तरीके से आपका जो है ऊपर जो है पानी में घुल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। और धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? आप ये देखेंगे कि जो ये पानी है, ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर है उस कलर का आपका पानी हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है? हमने क्या किया? यहाँ पे बर्नर लगाया, बर्नर से हम इस पानी को गर्म कर रहे हैं, हीट कर। अब जो पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल यहाँ पे रखे गए हैं, तो वो क्या हो रहे हैं? गर्मी के कारण वो इस पानी में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं। अब क्या हो रहा है? नीचे का जो पानी कैसा है? गर्म है, क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में है? बर्नर के कांटेक्ट में। बर्नर यानी जो बर्नर है उसकी जो फ्लेम है, उसकी जो लौ है, उसके कांटेक्ट में है। यही कारण है कि जो ये पानी का निचला हिस्सा है वो गर्म है। अब क्या हो रहा है? क्योंकि जो पानी का निचला हिस्सा है वो गर्म है, तो इस कारण
ये कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। अब जो निचला हिस्सा गर्म है वो हल्का है, तो हल्का होने के कारण वो क्या करता है, पानी की सतह पे ऊपर की तरफ आ जाए। और जो पानी की ऊपर की सतह है, क्योंकि वो बर्नर की लौ से बहुत दूर है, तो वो कैसी है, ठंडी है। अब वो क्या करती है, वो भारी होती है, जिस कारण वो नीचे की तरफ आ रही है। यानी नीचे का पानी ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि ये हल्का हो चुका है, और ऊपर का ठंडा पानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से चल रही है। और क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके पानी गर्म होता जा रहा है, जो आपको पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है उसके रूप में आपको दिखाई दे। अब धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो पानी है वो बराबर गर्म हो जाता है, यानी पूरा आपको एक जैसा कलर दिखाई दे रहा है, यानी पूरा का पूरा पानी बराबर गर्म हो। तो ये जो प्रोसेस से जिस प्रक्रिया से इस केस में पानी गर्म हो रहा है, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट। यानी इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में संवहन कहते हैं। When water is heated, the water near the flame get hot. यानी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के जो पानी फ्लेम के पास है, लौ के पास है, वो गर्म हो जाता है। हॉट वाटर राइजेस अप। अब गर्म पानी जो है वो हल्का है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, ऊपर चला जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और जो ठंडा पानी है वो साइड से नीचे की तरफ आ जाता है। कहाँ की तरफ, जहां पे ऊष्मा का स्रोत है। किसका स्रोत है, हीट का सोर्स है। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट। अब ये जो पानी है वो फिर गर्म हो जाता है, एंड राइजेस, और ऊपर चला जाता है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन। और जो साइड में पानी है वो नीचे चला जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द वाटर गेट्स हीटेड। यानी ये कब तक होती है प्रक्रिया, जब तक पूरा का पूरा जो पानी है वो गर्म नहीं हो जाता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इस प्रक्रिया को, यानी इस ऊष्मा के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, इसे हम कन्वेक्शन यानी संवहन कहते हैं। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, जो गर्म पानी वो ऊपर की तरफ उठ रहा है और ठंडा पानी नीचे आ रहा है, फिर वो गर्म हो रहा है, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये हमने बात की लिक्विड यानी तरल। अब हम बात करते हैं एयर यानी वायु की। तो अगर हम एयर की बात करें तो एयर में भी आपने देखा होगा कि क्या होता है। बेसिकली जब भी हम जो है आग जलाते हैं, या आग इस तरीके से आपने जलाई है, तो अगर हम इसके पास यहाँ पे अगर हाथ लग रखे तो हमें क्या महसूस होता है, यहाँ पे आपको ठंडा या ठंडी एयर या ठंडा महसूस होता है। वहीं अगर आप लौ के ऊपर अगर आप हाथ रखते तो आपको गर्म महसूस होता है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये आग है इसकी जो लौ है, ठीक है, इसकी लौ से क्या हो रहा है, जो आसपास की हवा है या एयर है वो गर्म हो रही है। गर्म हो रही है तो वो हल्की हो रही है, जिस कारण वो ऊपर चली जाती है। और ठंडी हवा, जो ऊपर ठंडी हवा है वो नीचे आ जाती है साइड से, और फिर वो गर्म होती है यहाँ पे, फिर वो ऊपर उठती है। तो यही कारण है कि हमें लौ के साइड में जो है ठंडा महसूस होता है, वहीं लौ के ऊपर गर्म महसूस होता है। The air near the heat source get hot and rises up। यानी वह वायु जो
जो आपके हीट सोर्स यानी ऊष्मा के स्रोत के पास है वो गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इनटू टेक इट्स प्लेस, और साइड से क्या होता है, जो ठंडी हवा है, जो ऊपर की ठंडी हवा है वो साइड से आती है और इसकी जगह ले ली। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इस तरीके से क्या होता है, एयर यानी जो वायु है वो गर्म हो जाती है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब हम जो है, जैसे कि मैं अभी बता रही थी आपको यहाँ पे, कि जब हम आग के किनारे हम हाथ रखते हैं तो हमें क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। वहीं लौ के ऊपर जब हम हाथ रखते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है, या उधर की हवा जो होती है वो गर्म होती है। तो ये ऐसे ही एक्टिविटी हम 4.9 में समझेंगे। हमें क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, एक मोमबत्ती लेनी है और आपको उस मोमबत्ती को जलाना है। अब उसकी जो लौ है उसके साइड पे आपको अपनी हथेली इस तरीके से रखनी है। अब आपको महसूस करना है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो आप क्या महसूस करेंगे कि आपको यहाँ पे जो है ठंडा लग रहा है, ज्यादा गर्म नहीं हो। अब आपको क्या करना है, इस लौ के ऊपर अपनी हथेली रखनी है और इस तरीके से रखनी है कि आपके हाथ जले। तो आप ये महसूस करते हैं कि जैसे ही आप लौ के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे आपकी लौ है, इसके ऊपर आप इस तरीके से हाथ रखते हैं तो आपको हाथ में गर्माहट महसूस होती है। यानी क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है। और किस तरीके से हो रही है, जो गर्म है हवा है, जो इस लौ के किनारे हवा थी, जो कि कैसे थी, पहले ठंडी थी, वो गर्म हुई, वो ऊपर उठ गई। ठीक है, वो ऊपर उठी तो ऊपर जो ठंडी हवा थी वो साइड से नीचे आ गई, साइड से फिर वो इस लौ के पास से ली गई, वो गर्म हुई, वो ऊपर गई, फिर ऊपर की ठंडी हवा नीचे आई, फिर वो लौ के पास गई। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, गर्म हो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन ऑफ एयर, यानी जो एयर है, वायु है, उसमें संवहन की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस तरीके से ही हो। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। अब हम क्या देखते हैं, हम ध्यान देते हैं, हम ये देखते हैं कि जो लौ है, लौ के ऊपर की जो हवा है वो क्या हो रही है, गर्म हो रही। इसके कारण संवहन की प्रक्रिया होता है। Therefore, the heat above the flame feels hand above the flame feels hot. तो इसलिए क्या होता है, जो फ्लेम के ऊपर, लौ के ऊपर जो हाथ है उसे गर्म महसूस होता है या गर्माहट महसूस होती है। On the side, however, there is no convection. वहीं अगर हम साइड की बात करें तो साइड में किसी भी प्रकार का कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, संवहन नहीं हो रहा है। And air does not feel as hot as at the top. और जो एयर है, जो हवा है, वो उतनी गर्म महसूस नहीं हो रही है जितनी कि ऊपर गर्म महसूस हो रही। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। अब ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में जो है सी ब्रीज यानी समुद्री समीर और थल समीर जो है बनते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम दिन की बात करते हैं तो दिन में क्या होता है, बेसिकली जो आपका लैंड होता है, ठीक है, यानी जो थल है, थल जल्दी गर्म हो जाता है। वहीं जो समुद्र है या सागर है वो देर में गर्म होता है। यानी क्या होता है, क्योंकि जो आपके थल है वो गर्म है तो इसके ऊपर की जो वायु होगी वो कैसी होगी, वार्म होगी, यानी गर्म होगी, गर्म हवा इसके ऊपर होगी। वहीं जो समुद्र है उसके ऊपर या जो सागर है उसके ऊपर जो हवा होगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी। अब हम ये जानते हैं, हमने ये समझा कि जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ होती है क्योंकि वो हल्की होती।
तो क्या हुआ, यहाँ की जो हवा है यानी जो थल की जो वायु है वो ऊपर उठ गई क्योंकि वो गर्म है। अब जो समुद्रिया जो आपके सी है, सागर है, उसके ऊपर जो ठंडी हवा थी वो क्या करा उसने, वो इस गर्म हवा की जगह लेने चली गई। अब ये जो गर्म हवा है ये इस तरीके से क्या हुआ, फिर यहाँ सी यानी सागर के ऊपर चली गई, ये ठंडी हवा यहाँ गई, ठीक है, जो गर्म हवा है वो समुद्र के ऊपर गई। अब क्या है, समुद्र जो है या जो सागर है वो ठंडा है, तो ये जो गर्म हवा है वो ठंडी हो गई, और जो ठंडी हवा इस सागर से जो है थल पे गई या इस लैंड पे गई तो वो क्या हो गई, गर्म हो गई। इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से एक साइकिल बन गई, एक जो है ब्रीज या समीर बन गया जिसे हम सी ब्रीज या समुद्री समीर कहते। तो बच्चों आज हमने जो ऊष्मा का स्थानांतरण है उसका टॉपिक समझा। उसमें हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन, चालन और संवहन की प्रक्रिया समझी कि ये क्या होती है। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम संवहन का जो उदाहरण है उसको समझेंगे जो कि आपका सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।